आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल लेकर हाजिर हूं 16 जुलाई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। 1,35,00,000 से अधिक हुए कोरोना के मामले, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन से जगी उम्मीद। कि अभी जिसके हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि पूरे ठंड का मौसम एक तरह से इंडिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अदालत पहुंचा राजस्थान का सियासी ड्रामा, पायलट को मनाने में जुटी कांग्रेस। लेकिन यहाँ भी उतना ही ड्रामा चल रहा है जितना ड्रामा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के कैंप में चल रहा है। और बिहार में पहली ही बारिश में बह गया 264 करोड़ का पुल, विपक्ष ने उठाए नीतीश कुमार पर सवाल। इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठीक 1 महीने पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी। और कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे कैसे दुनिया के बड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट्स हो गए हैं हैक। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,69,000 हो गई है। सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की बहस खत्म हो चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए खंडपीठ को भेज दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि LAC से चीनी सेना को हटाने के मकसद को लेकर भारत प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान ने भारत की मांग मान ली है। कुलभूषण जाधव मामले में कॉन्सुलर एक्सेस भारत को मिल गया है। हरियाणा में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए 1,000 स्मार्ट प्ले वे स्कूल खोले जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण दुनिया भर में बच्चों का टीकाकरण अभियान रुका है, इसके प्रति चिंता जताई है। सरकार ने चुनिंदा देशों के साथ एयर बबल के तहत सीमित संख्या में यात्री उड़ानें शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें अमेरिका के लिए 17 जुलाई से और फ्रांस के लिए 18 जुलाई से उड़ानें शुरू हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एयर इंडिया का निजीकरण जरूरी है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और अभिनेता सुशांत सिंह के केस में उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती ने गृह मंत्री अमित शाह से ट्वीट कर CBI जांच की मांग की है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं आपके साथ पूनम कौशल। अगले आधे घंटे हम बात करेंगे कोरोना के ताज़ा आंकड़ों की। आपको बताएंगे दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन बनाने की दौड़ में कौन निकल रहा है आगे। साथ ही चर्चा करेंगे राजस्थान की राजनीति की भी। लेकिन सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद 1,35,00,000 से ज्यादा हो गई है। भारत में आज संक्रमण के मामलों की तादाद 10 लाख के करीब पहुंच जाएगी। बीते 24 घंटों में ही 32,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि दक्षिण भारत के राज्यों और उत्तर प्रदेश में संक्रमण के नए मामलों की तादाद बढ़ी है। क्या कहते हैं कोरोना के आंकड़े और भारत के लिए क्या सबक है, यही समझने के लिए मैंने बात की आज तक के डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय से और पूछा कि भारत में कहां सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अगले 24 घंटों में हो सकता है कि भारत 10 लाख के बहुत करीब पहुंच जाए। हालांकि बहुत करीब का एक डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन 30,000 के हिसाब से अगर केसेस रोज बढ़ रहे हैं तो 9,68,000 जो कि आज रिपोर्ट की गई है थर्सडे को, उसके हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 10 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे केसेस अगले 24 घंटों में। जो नया सरकार रिपोर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री प्रोड्यूस करती है, जो नई रिपोर्ट डे टू डे की, उसमें ये हो सकता है एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि 25,000 लोग की डेथ हो चुकी है इंडिया में, और उसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की है। तो अब जो केसेस फैटेलिटी रेट है, हालांकि वो ओवरऑल केसेस चूंकि ज़्यादा बढ़ गए हैं और फैटेलिटी रेट केस और डेथ का रेशियो होता है, तो केस अगर ज़्यादा बढ़ गए तो फैटेलिटी थोड़ी सी कम जरूर दिखेगी और 2.6 के आसपास वो है लेकिन फैटेलिटी रेट। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ स्टेट, खास तौर से कर्नाटक और यूपी की बात अगर करें हम, तो अभी कर्नाटक चौथे पोजीशन पर है इंडिया में और एक तरह से वहाँ पे 47,253 केसेज हैं। यूपी में 41,383 केसेज हैं। कर्नाटक जहाँ पे पहली डेथ हुई थी, लेकिन मैं केसेस की बात कर रहा हूँ, टोटल कंफर्म केसेस की, तो कर्नाटक से एक तरह से बीमारी शुरू हुई थी जब दुबई से आए हुए किसी शख्स की कलबुर्गी में एक डेथ हो गई थी। तो लेकिन इसका मतलब कि वहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट था यूपी से पहले। हालांकि यूपी में भी, आगरा में उससे कुछ ही दिन बाद बहुत सारे केसेस पाए जाने लगे थे। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो 47,253 कर्नाटक में है आज की डेट में केसेस और यूपी में 41,383। 1 जुलाई को तकरीबन 15 दिन पहले जो केसेस थे
यूपी में 23,492 थे और कर्नाटक में 15,242। यानी कि कर्नाटक में एक तरह से मोटा मोटी देखें तो 3 गुनी बढ़ोतरी हो गई है केसेस में, और यूपी में 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। दीपू जरा ये समझाएं कि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि वहां पर सिचुएशन अभी कंट्रोल में है? यूपी की डेंसिटी को देखते हुए या पॉपुलेशन को देखते हुए ये बढ़ोतरी ये माना जा सकता है कि थोड़ा सा कंट्रोल कहें या टेस्टिंग क्या कहें, जो भी आप एक क्राइटेरिया लें, क्योंकि कोरोना में सबसे बड़ी जो रेफरेंस पॉइंट है वो टेस्टिंग की है कि टेस्टिंग किस तरह के कर रहे हैं। 2 टेस्टिंग है, एंटीजन टेस्टिंग कर रहे हैं या दूसरी वाली टेस्टिंग कर रहे हैं, या दूसरा रिपोर्ट कैसे कर रहे हैं। कहीं आप टेस्टिंग रोकने की बहुत कवायद तो नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को आप ये तो नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ये खबरें आ रही थी कि जगह जगह ये कहा जा रहा है कि आप टेस्टिंग कम करिए। तो जब ये रेफरेंस पॉइंट अगर कहा जाए कि इम्परफेक्ट डेटा रिवील कर रहा है, तो शायद ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि हमारे यहाँ एक्चुअल केसेस क्या हैं। लेकिन जो हम रिलाई कर रहे हैं कि जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं वो सही कर रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इस राइडर के साथ अगर आप देखें तो कर्नाटक में 3 गुने केसेस बढ़े हैं 15 दिनों में पिछले, और यूपी में 2 गुने। दीपू अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो भारत में अब कोरोना संक्रमण के मामले 10 लाख के करीब हो गए हैं। हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। हमारा ग्राफ अभी भी ऊपर ही जा रहा है। कोरोना के जो ताजा आंकड़े हैं उनका सबसे बड़ा संकेत क्या है? 5 दिन में, पिछले 5 दिन में, यानी कि 10 जुलाई तक से देखें तो जो जॉन हॉपकिंस के डेटा के बेस पे आधारित है, वर्ल्ड वाइड तीसरे पोजीशन पर इंडिया है, लेकिन उसमें जो केसेस का इजाफा हुआ 5 दिन में वो तकरीबन 1.5 लाख केसेस, 1.47,000। तो ये तकरीबन 1.5 लाख हम इसलिए कह रहे हैं कि 1,47,941 अगर केसेस पिछले 5 दिनों में बढ़े हैं, तो ये एक संकेत है कि अभी हमारे यहाँ बिल्कुल कंट्रोल की सिचुएशन नहीं कही जा सकती। दीपू लेकिन रिकवरी रेशियो तो अच्छा ही है, इसके क्या मायने हैं? रिकवरी किसी दवा की वजह से रिकवरी नहीं हो रही, नो डाउट रिकवरी का रेशियो अच्छा है। 9,68,000 में 6,12,000 अगर लोग रिकवर कर रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि, और उसमें से 25,000 लोगों की डेथ मान लीजिए हो गई है, तो 6,500 के आसपास अगर एक तरह से कहा जाए कि टोटल केसेस जो है वो क्लोज केसेस माने जा रहे हैं, तो भी 3 लाख से ऊपर आपके यहाँ एक्टिव कोरोना केसेस हैं। और ये लोग जो लोग ठीक हुए हैं और उसमें से आने वाले जो नए पेशेंट हैं वो रोजाना 30,000 पेशेंट नए ऐड हो रहे हैं, और हमारे हॉस्पिटल्स फ्लडेड हैं। लोग जगह जगह धक्के खा रहे हैं कि वहाँ पे सीट नहीं है कोरोना के लिए, और कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये सारे जो नए नंबर भी हैं वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। घूम फिर करके टेस्टिंग की क्वालिटी, क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग सैंपल की होती है, लोगों की नहीं। आंकड़े आते हैं कि कितने लोगों का किया। आपने 2 बार या 3 बार अगर एक ही टेस्टिंग कर दी तो हो सकता है कि 3 बार वो काउंट हो चुका हो कि इंडिया में इतनी 3 बार टेस्टिंग हुई किसी एक पर्सन की, तो वो भी इसमें काउंट हो जाएगी क्योंकि सैंपल टेस्टिंग है। सेकेंड चीज़, सबसे बड़ी बात जो स्टेट वाइज दिख रही है उसमें यह है कि अगर आप टेस्ट पॉजिटिविटी रेट्स की बात करें तो कुछ स्टेट हैं जहाँ अभी भी टेस्ट और केसेस के रेशियो का जो आंकड़ा बताता है कि हर टेस्ट पर कितने मरीज आ रहे हैं, तो 100 में 22 आ रहे हैं महाराष्ट्र में, और 21 से ज़्यादा, थोड़ा कहा जाए 22 ही तेलंगाना में है, और 10 दिल्ली में आ रहे हैं। लेकिन कुछ स्टेट हैं जहाँ WHO के जो क्राइटेरिया है, एक नॉर्मल उसने बेंचमार्क दिया हुआ है कि 5% तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट होना चाहिए, तो ये माना जाएगा कि आप टेस्ट प्रॉपर कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली देखिए तो यूपी में करीब 3% टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है, और पंजाब में भी तकरीबन 3 है। लेकिन बाकी जो स्टेट हैं ज़्यादातर, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 8 से ज़्यादा है। तो एक तरह से ये बात आती है कि यहाँ पे अभी सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट है और टेस्ट पॉजिटिविटी रेट काफ़ी हाई है WHO के, अगर आप उसको देखा जाए बेंचमार्क को तो। लेकिन WHO के जो डायरेक्टर जनरल है वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लीडर बहुत सारी कंट्रीज़ के डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं और बहुत कॉन्क्रीट कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं वो, इसलिए ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये बीमारी और भयावह होती जा रही है। दीपू जरा ये समझाएं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है। हम जिस पीक की बात कर रहे थे, क्या अब वो आ गया है या आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं? कुल मिलाकर के भारत के लिए तस्वीर ये है कि अभी 10 लाख अगले 24 घंटों में केसेस हो जाएंगे, और ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पर डे
30,000 केसेज ऐड हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि पीक की सिचुएशन की बात करना बिल्कुल बेमानी होगा। और सवाल है कि सेकेंड वेव की भी सिचुएशन किसी स्टेट में नहीं कही जा सकती, क्योंकि महाराष्ट्र में भी केसेज वैसे ही बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और दिल्ली में थोड़ी बहुत राहत के बाद फिर से केसेस एक तरह से बढ़ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इंडिया में पीक का सिचुएशन जो लोग बोल रहे थे कि सितंबर होगा या अक्टूबर होगा, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि अभी जिसके हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि पूरे ठंड का मौसम एक तरह से इंडिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये थे आज तक के डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय, जो समझा रहे थे क्या कह रहे हैं कोरोना के ताज़ा आंकड़े। तो कोरोना वायरस से लड़ाई में वैक्सीन का बनना सबसे अहम पड़ाव होगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस महामारी की दवा बनाने में जुटे हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी वैक्सीन बनाई जा रही है, जिसके अब तक के नतीजे आशावादी हैं। आज खबर आई है कि अब तक के ट्रायल से पता चला है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोरोना से लड़ाई में दोगुनी सुरक्षा प्रदान करेगी। दुनिया भर में वैक्सीन की दौड़ में कौन कौन आगे है और अब तक के नतीजे क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं विज्ञान की दुनिया की खबरों पर नजर रखने वाले हमारे सहयोगी रिचीक मिश्रा। देखिए पूनम, कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए एक शानदार खुशखबरी है। ये खुशखबरी आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का मानना है कि उनकी वैक्सीन जो इंसानी ट्रायल के अंतिम चरण में थी, उसके पास डबल प्रोटेक्शन की क्षमता है। यानी कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब दोहरी मार, ऐसी वैक्सीन तैयार हो गई है जो कोरोना वायरस पे दोहरी मार करेगी। जी रिचिक, अब जरा ये समझाएं कि ये दोहरी मार कैसे करेगी, इसकी क्षमता क्या है? पहली क्षमता उसकी ये है कि वो आपके शरीर में एंटीबॉडी विकसित करेगी जो काम करेंगे कोरोना वायरस से लड़ने में, मतलब उनसे आपको बचाने में। और दूसरा ये डेवलप करेगी किलर टी सेल्स। किलर टी सेल्स वो कोशिकाएं, वो सेल्स होते हैं जो कोरोना वायरस या शरीर में घुसने वाले किसी भी वायरस को मार देते हैं। और ये कोरोना वायरस की बाहरी जो कटीली परत है प्रोटीन की, उसको गला देगा, जिसकी वजह से कोरोना वायरस आपके शरीर की कोशिकाओं से चिपक नहीं पाएगा और उसका आरएनए आपके शरीर में दूसरे एंटीबॉडीज़ की वजह से खत्म हो जाएगा। ये एक बड़ी शानदार खबर है। जी रिचिक, बिल्कुल ये एक राहत भरी खबर है, लेकिन ये भी बताएं कि इस समय दुनिया में कितनी वैक्सीन्स हैं जो अंतिम चरण तक पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि दुनिया में करीब 100 से ज़्यादा वैक्सीन्स का परीक्षण चल रहा है, जिसमें से 19 वैक्सीन्स ऐसी हैं जो इंसानी ट्रायल, मतलब इंसानी परीक्षण, ह्यूमन ट्रायल के स्तर तक पहुंच चुकी हैं। इसमें से सिर्फ 2 वैक्सीन्स ऐसी हैं जो अंतिम चरण में हैं। पहली तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की थी, ये अपनी सफलता साबित कर चुकी है और आगे भी करेगी। दूसरी है चीन की साइनोफार्मा कंपनी की एक वैक्सीन है जो इसी तर्ज पर काम करेगी जैसा ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन काम कर रही है। वो इंसानी परीक्षण जो चल रहे हैं उसके अंतिम चरण में है। इसके अलावा भारत में 2 वैक्सीन हैं जिन पे ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल जो है प्रयोगशालाओं में बंदरों, चूहों और खरगोशों पे सफल रहा है। अब इनका ह्यूमन ट्रायल जो है, इंसानी परीक्षण, वो देश के 13 बड़े चिकित्सा संस्थानों में किया जा रहा है। इसमें पीजीआई हैं, एम्स हैं और भी कई बड़े संस्थान हैं। अगर सब सही रहता है तो ये माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक भारतीय कोरोना वैक्सीन जो है वो बाज़ारों में उपलब्ध हो जाएगी। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है उसके लिए ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये इस साल के सितंबर महीने के अंत तक लोगों के लिए उपलब्ध होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को बनाने में भारतीय दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी मदद कर रही है। इस बीच रूस ने भी दावा किया है कि उनकी कोविड वैक्सीन जो है इंसानी ट्रायल के अंतिम चरण में है और रूस की इस वैक्सीन को बनाया है सेशनोव यूनिवर्सिटी ने, ये मॉस्को में है। और रूस ने बड़े गुपचुप तरीके से ये किया है। हो सकता है कि अमेरिका और रूस के बीच एक तरह का शीत युद्ध जैसा रवैया है। भारत में एक कंपनी है भारत बायोटेक, जिसने कुछ दिन पहले कोरोफ्लू नाम की एक वैक्सीन को विकसित किया था। इसका परीक्षण शुरू हो चुका है। ये वैक्सीन नाक के जरिए लोगों को दिया जाएगा। नाक के जरिए दिए जाने का कारण ये है क्योंकि कोरोना वायरस सबसे पहले नाक के थ्रू ही शरीर के अंदर जाता है, सांस लेने के जरिए जाता है। तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नाक के जरिए अगर हम वैक्सीन देते हैं तो जहाँ शुरुआत होती है वहीं पे वैक्सीन अगर डाली जाए तो वायरस वहीं खत्म हो सकता है, शरीर के अंदर नहीं जाएगा।
जानकारी दे रहे थे रिचीक मिश्रा। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान का सियासी संकट अब अदालत पहुंच गया है। कांग्रेस की तरफ से मनाने की कोशिशों के बीच सचिन पायलट ने स्पीकर की तरफ से मिले नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में दस्तक दी है। हाईकोर्ट ने सचिन की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अशोक गहलोत के आक्रामक रवैया अपनाने के बाद अब सबकी नजरें सचिन पायलट के अगले कदम पर हैं। कांग्रेस का ये अंदरूनी सियासी संकट किसी रोमांचक फिल्म की तरह चल रहा है, जिसमें लगातार नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। ताजा अपडेट के लिए चलते हैं जयपुर से हमारे सहयोगी शरद कुमार के पास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हटाए गए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच का झगड़ा अब राजस्थान हाई कोर्ट में पहुंच गया है, लेकिन यहाँ भी उतना ही ड्रामा चल रहा है जितना ड्रामा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के कैंप में चल रहा है। सचिन पायलट की तरफ से और उनके साथ गए विधायकों की तरफ से हरीश साल्वे ने राजस्थान हाई कोर्ट में ऑनलाइन याचिका दायर की, जिस पर 3 बजे सुनवाई हुई। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, हरीश साल्वे ने कहा कि ये नोटिस जो राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष के जरिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय के सचिव ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों का दिया है, ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, इसको तुरंत रद्द किया जाए, क्योंकि व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा चलता रहता है। और अभी विधानसभा के बाहर की बैठक के मामलों में विधानसभा अध्यक्ष व्हिप जारी नहीं कर सकते। ऐसे में राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता ने कहा कि हमने तो व्हिप उल्लंघन का नोटिस ही नहीं दिया है, हमने तो ये कहा है कि आप विधायक दल की बैठक में नहीं आए, इसका मतलब आप स्वेच्छा से अपना विधायक पद छोड़ना चाहते हैं। ये दल बदल के कानून के धारा के अंतर्गत ही इस तरह के नियम बने हुए हैं कि हो सकता है कि अगर कोई किसी दल में नहीं शामिल रहना चाहता हो तो मीटिंग में शामिल नहीं होता है। आप यह बात आकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने बताना होगा उनको। इसके बाद हरीश साल्वे ने कहा इसका मतलब ये दूसरा मामला है, इसलिए हमें याचिका में अमेंडमेंट करना होगा, और चूंकि ये गैर कानूनी इसकी सुनवाई ही है और ये चूंकि संवैधानिक पक्ष को लेकर सुनवाई है, इसलिए इसे डबल बेंच ही सुन सकता है, सिंगल बेंच नहीं सुन सकता है, क्योंकि संवैधानिक मामलों की सुनवाई डबल बेंच करता है। उसके बाद राजस्थान सरकार के राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने इसे डबल बेंच को रेफर कर दिया। इस बीच सारे वकील यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से एक कैविएट दायर किया गया है कि हमें पक्षकार नहीं बनाया गया है, इस मामले में सुनवाई के दौरान हमें भी पक्षकार बनाया जाए। अशोक गहलोत ने भी कैविएट दायर किया है और सरकारी मुख्य सचेतक ने भी दायर किया है। अब सबको इंतजार है कि चीफ जस्टिस आज ही डबल बेंच बनाकर सुनवाई के लिए कहते हैं या कल तक छोड़ते हैं, क्योंकि कल दोपहर 1 बजे तक जिन विधायकों को नोटिस भेजा गया है उन्हें जवाब भेजना है। तो ये थे आज तक संवाददाता शरद कुमार। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। और अब बात ट्विटर की। बीती रात अमेरिका के कई बड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए गए। बराक ओबामा, जो बाइडेन, एप्पल, अमेजॉन और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स, काइने वेस्ट जैसे चर्चित रैपर और ना जाने कौन कौन। हैकर्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अमीर लोगों के ट्विटर अकाउंट्स हैक करके लोगों को पैसे दोगुना करने का झांसा दिया। ये दरअसल एक बिटकॉइन स्कैम था, जिसके जरिए हैकर्स ने लोगों को झांसे में लेकर पैसे लूटने की कोशिश की। इतनी बड़ी हैकिंग हुई कैसे और क्या है ये पूरा मामला, यही समझने के लिए मैंने बात की तकनीक की दुनिया पर नजर रखने वाले आज तक संवाददाता मुंजीर अहमद से। ट्विटर पर अब तक की सबसे बड़ी हैकिंग हो चुकी है और इस हैकिंग के साथ ही एक बार फिर से यह साबित हो चुका है कि इन कंपनियों को अपनी सिक्योरिटी मजबूत करने की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हाई प्रोफाइल ट्विटर हैंडल्स हैक कैसे कर लिए गए। इसका क्लियर जवाब तो कंपनी की तरफ से नहीं आया है और न ही किसी हैकर ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हालांकि ट्विटर की तरफ से एक स्टेटमेंट ज़रूर जारी किया गया है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि हैकर्स ने कंपनी के ही कर्मचारियों को पहले टारगेट किया।
इसके बाद ट्विटर के इंटरनल टूल्स का यूज़ करते हुए हाई प्रोफाइल यूज़र्स के अकाउंट हैक कर लिए गए। ट्विटर के स्टेटमेंट आने से पहले ही वाइस और मदरबोर्ड ने रिपोर्ट में कहा था कि इस हैकिंग के लिए ट्विटर के एडमिन टूल का सहारा लिया गया है। हालांकि तब तक ट्विटर ने इस रिपोर्ट पर कुछ भी कहने से मना कर दिया था। टेकक्रंच ने कुछ स्क्रीनशॉट हासिल किए हैं जिसके हवाले से बताया गया है कि सबसे पहले हैकर ने ट्विटर के एडमिन टूल्स का एक्सेस किया। इसके बाद हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट्स हैक करने से पहले उनकी ईमेल आईडी रीसेट कर दी गई। ऐसा करने का मकसद ये था कि वो यूजर्स हैकिंग के तुरंत बाद अपना अकाउंट फिर से वापस ना ले पाएं और कुछ समय तक के लिए उनका अकाउंट हैक ही रहे। मुंजिर, हैक किए गए सभी ट्विटर अकाउंट से बिटकॉइन के बारे में एक लिंक ट्वीट किया गया था। वो लिंक क्या है, उसके बारे में बताएं। ट्वीट के साथ एक लिंक पोस्ट किया गया था। इन ट्वीट्स में कहा गया था कि 30 मिनट का एक ऑफर है और इस दौरान इस लिंक पर सेंड किए गए बिटकॉइन को आधे घंटे में डबल करके वापस भेज दिया जाएगा। इसमें यह भी लिखा गया था कि $1000 भेजने पर आधे घंटे में $2000 वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हैकिंग के 4 घंटे के अंदर पोस्ट किए गए इस बिटकॉइन लिंक पर लगभग $1,00,000 रिसीव किए गए। 300 से ज्यादा ट्रांजैक्शन भी किए गए। मुंजिर, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त वो ये कि हैकिंग का तरीका क्या था, हैकिंग हुई कैसे? ट्विटर ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि कुछ इंटरनल टूल्स का एक्सेस करके हैकिंग की गई थी, यानी ट्विटर के ही एम्प्लॉय को टारगेट करके हैकिंग को अंजाम दिया गया। मदरबोर्ड को भी कुछ लीक्ड स्क्रीनशॉट मिले हैं। स्क्रीनशॉट और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ट्विटर के अंदर ही किसी एम्प्लॉय को टारगेट करके इस हैकिंग का पूरा जो नेक्सस था उसे किया गया। हालांकि शुरुआत में ट्विटर ने एडमिन टूल को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बाद में कंपनी ने इस बात को माना है। मुंजिर, क्या अभी तक ये पता चल पाया है कि इस हैकिंग के पीछे है कौन? टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंडरग्राउंड हैकिंग सीन में शामिल एक शख्स ने कहा कि क्रिक नाम के एक हैंडल से हैकिंग की गई है। हालांकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी हाइड कर ली है। इस हैकर ने एडमिन टूल का एक्सेस लेने के बाद लगभग $1,00,000 कमाए हैं। ये कुछ घंटों के अंदर हुआ। लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर ये पूरा कारनामा कर लिया गया। मुंजिर, क्या इससे पहले भी इतने बड़े स्तर पर ट्विटर पर हैकिंग हुई है? ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की हैकिंग हुई है। हालांकि ट्विटर पर इससे पहले इससे बड़ी हैकिंग कभी नहीं की गई थी। दूसरे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या फिर अगर आप याहू की बात कर लें तो उस पर पहले भी हैकिंग की जा चुकी है। टॉक हैक या फिर एशले मेडिसन हैक दुनिया के सबसे बड़े हैकिंग में से एक माने जाते हैं, तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा हैकिंग नहीं कहा जा सकता है। ऐसा मुमकिन है कि जिन हैकर्स ने ये हाई प्रोफाइल अकाउंट्स को टारगेट किया था वो इससे भी ज़्यादा नुकसान कर सकते थे, लेकिन ट्विटर ने काफ़ी जल्दी इसे ठीक कर लिया और सारे ट्विटर अकाउंट्स को रीस्टोर कर दिया, या फिर दूसरे वेरीफाइड अकाउंट थे उसे ही लिमिट कर दिया गया ताकि कोई इन ट्वीट्स को रीट्वीट ना कर सके। इसके अलावा कंपनी ने ये भी कहा है कि इंटरनल जांच चल रही है और आने वाले समय में कंपनी कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर होगी। जानकारी दे रहे थे मुंजीर अहमद। तो हैकिंग के इस प्रकरण ने साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। ट्विटर की साख को तो बट्टा लगा ही है। और अब चलते हैं असम, जहां हाल के दिनों में हुई भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। असम के कई जिलों के दसियों लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आज मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर वन अधिकारियों को गैंडों समेत अन्य जानवरों की सुरक्षा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही तस्वीरों में गांव के गांव डूबे दिख रहे हैं। असम में कैसे हैं हालात, यही जानने के लिए चलते हैं आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल के पास। मनोज्ञा, सबसे पहले तो यही बताएं कि असम में फिलहाल हालात कैसे हैं। स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। असम में 33 जिले हैं, जिसमें से अभी करीब 26 जिलों में पूरी तरह से बाढ़ का प्रभाव है, जिसका मतलब है कि ऊपरी असम में धेमाजी, लखीमपुर, बिश्वनाथ, सोनितपुर, दरांग, बक्सा, नलबाड़ी, बरपेटा, चिरांग, बंगाईगांव, कोकराझार, ये सारे लोअर असम के इलाके हैं। धुबरी, साउथ सलमारा, ग्वालपारा, कामरूप, मोरीगांव, नौगांव, होजाई, गोलाघाट, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, कार्बी आंगलॉग, इन सारे इलाकों में बाढ़ का प्रभाव है। अगर हम ये कहें कि कुल मिलाकर करीब 36 लाख लोग
इससे प्रभावित हैं और 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ये वो सरकारी आंकड़े हैं जो राज्य सरकार ने जारी किए हैं और ये आपको इस चिंता में डाल देंगे कि जहां एक ओर कोविड का कहर है तो वहीं दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र में बढ़ती लहर है। जी, मनोज्ञा, बाढ़ तो हर साल आती है, लेकिन इस बार प्रशासन की तरफ से क्या कोई खास तैयारी की गई है? मुश्किलें बढ़ गई हैं। जितनी मुश्किलें लोगों की बढ़ी हैं, उतनी ही मुश्किलें सरकार की बढ़ी हैं। कोविड-19 के बारे में किसी को नहीं पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है और आने वाले दिनों में इसकी स्थिति कितनी खराब होगी। लेकिन असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो बार बार ये कोशिश कर रही है कि जितना हो सके लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। अभी तक लाखों लोग जो प्रभावित हैं, उनमें करीब आप मान लीजिए 3,500 गांव प्रभावित हैं इन 26 जिलों में और करीब 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन, खेत की जमीन खराब हो चुकी है। एक और जहां कोविड-19 में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, तो वहीं दूसरी ओर बारिश में लोगों के लिए जरूरी होता है घर पर रहना। घर पे रहने की वजह से ऐसे कई लोग हैं जिनके घर पानी में पूरी तरह ढह गए हैं, जिनके पास अब रहने की जगह नहीं है। रिलीफ कैंप्स में जगह कम पड़ रही है, जिसकी वजह से वहां लोग भरे हुए हैं। तो कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को सुरक्षित रखने की भी चुनौती। मनोज्ञा, अगर आप लोगों के बीच में गई हो, लोगों से आपकी बात हुई हो, तो लोगों के बीच कैसी प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि कोरोना महामारी का भी वक्त है और ऊपर से बाढ़। लोग परेशान हैं, लोगों में नाराजगी है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि जैसे उनके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे वो निरुपाय हैं, वैसे सरकार भी इस समय कई जगहों पर निरुपाय है। दरअसल बात यह है कि जिन जिन इलाकों में एम्बैंकमेंट टूट गए हैं, जो बांध छोटे बने रहते हैं, जो कलवर्ट पानी से भर गए हैं, जो छोटे ब्रिज हैं, पुल हैं, वो सब टूट गए हैं, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में, गांव में भरता चला जा रहा है। ये बाढ़ जरूरी होती है असम के लिए, क्योंकि कई इलाकों में ये वहां की गंदगी, मिट्टी जो जमी होती है उसे साफ कर देती है। लेकिन लोगों को ये भी पता है कि खेती बाड़ी में हर साल इसी तरह से नुकसान होता है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज काजीरंगा आसपास के इलाकों में दौरे कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की है, जानकारी लेने की कोशिश की है। उनको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये चुनौतियां इस साल के लिए बाकी सब वर्षों से बिल्कुल अलग हैं। आपको एक दिलचस्प बात बता दूं, जिससे थोड़ी सी परेशानी भी होगी, क्योंकि काजीरंगा में 90% इलाका काजीरंगा का पूरी तरह से जलमग्न है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जानवरों को नुकसान हुआ होगा। जितने एंटी पोचिंग कैंप थे वो इस समय जलमग्न हैं और उसके साथ साथ 70 से अधिक जानवरों की भी मौत हो चुकी है। ये असम में हर वर्ष की स्थिति है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के साथ बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं असम के लोगों को। जी, मनोज्ञा, जैसा कि आप बता रही हैं कि लोग परेशान हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है? क्या लोगों को इलाज मिल पा रहा है? आज ही की बात है कि जो जिला प्रशासन है ऊपरी असम में, उनमें कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कोविड हो चुका है। असम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में 200 सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं और उनमें 22 से अधिक लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसकी वजह से सुपरिटेंडेंट की अस्पताल में रिपोर्ट वगैरह तो वेट की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में अभी सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जिस तरह से अस्पतालों में मामले बढ़ रहे हैं खुद उनके कर्मचारियों के, तो वहां पर भी उन्हें अगर सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा तो इस चुनौती का सामना सरकार कैसे करेगी? प्रशासन की तैयारी को देखकर आपको क्या लगता है, क्या तैयारी पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त नहीं है। प्रयास जरूर है लेकिन पर्याप्त नहीं है। प्रयास इसलिए है क्योंकि वो बार बार जगह जगह जाकर खुद मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, हेमंत बिस्वा शर्मा या बाकी सारे मंत्री हो या सांसद हो, जो अपने अपने इलाकों में जाके लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की समस्या लोगों को आ रही है वो अभी अगले कई दिनों तक उनके लिए परेशानी का सबब बनी रहेगी। इसमें राजनीति भी है। राजनीति अछूती इसलिए नहीं है क्योंकि 2021 में असम में चुनाव होने हैं। भाजपा ने पहली बार पूर्वोत्तर भारत में अगर कहीं सरकार बनाई थी तो 2016 में असम में बनाई थी। लेकिन उसके बावजूद अब की अगर हम बात करें तो अब ये चुनौतियां कई ज्यादा हैं और मुश्किलें भी उतनी ही ज्यादा। जानकारी दे रही थी आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल।
और अब बात बिहार की, जहां गंडक नदी पर बने एक पुल का अप्रोच रोड बाढ़ के पानी से बह गया है। इस पुल का उद्घाटन 1 महीने पहले ही किया गया था। 264 करोड़ की लागत से बने इस पुल के पहली बारिश में ही बेकार हो जाने के बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाए हैं। क्या है ये पूरा मामला, यही समझने के लिए मैंने बात की पटना से हमारे संवाददाता सुजीत झा से। बिहार में गंडक नदी पर बना 70 घाट पुल का अप्रोच रोड बाढ़ की पानी में बह गया। इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठीक 1 महीने पहले 16 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी। इस पुल के बनने से छपरा, गोपालगंज से मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी जाना आसान हो गया था। लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन इसी बीच गंडक नदी में बाढ़ आई और करीब 2 लाख से कुछ ज़्यादा क्यूसेक पानी जब बैराज से छोड़ा गया तो ये अप्रोच उसको सहन नहीं कर पाया। हालांकि गंडक में इससे ज़्यादा पानी आता रहता है और ये करीब कह सकते हैं कि 3 लाख क्यूसेक 4 लाख क्यूसेक तक पानी इसमें आता है। लेकिन सुजीत, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ऐसा अप्रोच बनाया ही क्यों गया जो पानी सहन न कर पाए, और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। तो ये तमाम बातें हैं और जाहिर है कि इतनी जल्दी 264 करोड़ की लागत से बने 8 सालों में बने इस पुल के टूट जाने से लोग मायूस हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका भी मिल गया है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि पुल के बनाने में भ्रष्टाचार किया गया है और यही वजह है कि ये इस तरह की घटना हुई है। दूसरी तरफ पथ निर्माण मंत्री इसे प्राकृतिक आपदा बता रहे हैं। उनका कहना है कि पानी आया जिसकी वजह से अप्रोच टूटा है। इसको बनाने वाली कंपनी है वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन, जो कि आंध्र प्रदेश की कंपनी है, और इस पुल के को देख रेख और इसके निर्माण के बाद इसके देख रेख की जिम्मेदारी भी उसी की है। और जाहिर है कि अगर ये पुल टूटा है तो वो उसको बनाने का जिम्मा भी उस कंपनी को ही है। सुजीत, जिम्मेदारी तो बिहार सरकार की भी बनती है। बिहार सरकार का पुल निर्माण निगम इसकी देखरेख करता है। इंजीनियर जाते हैं, एमडी जाते हैं और वो देखते हैं कि कंपनी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो सही काम कर रहा है या नहीं। लेकिन इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कोताही हुई है, जिसकी वजह से ये अप्रोच बह गया। और जैसा कि खुद जो कि गोपालगंज के स्थानीय बैकुंठपुर के विधायक बीजेपी के मिथिलेश तिवारी ने भी कहा है कि ये इंजीनियरों की गलती है, इसमें बिहार सरकार की कोई गलती नहीं। हालांकि निगरानी तो बिहार सरकार के अधिकारी ही करते हैं। तो ये राजनीति भ्रष्टाचार पर चल रही है। विपक्ष हमले कर रहा है लगातार बिहार सरकार पर। पथ निर्माण मंत्री जवाब दे रहे हैं। सुजीत, ये समझाएं, क्या इस तरह की घटना बिहार में पहले भी हुई है या ये अपने आप में पहला मामला है? 2017 में एक और घटना हुई थी, बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर परियोजना, जिसका उद्घाटन होना था 19 सितंबर को। और लेकिन उसके ठीक 1 दिन पहले ही जब इस नहर का ट्रायल लिया गया तो इसमें ब्रिज आ गया। इसका एक नहर का एक की दीवार एक बह गई। इसको लेकर भी उस समय काफ़ी हो हंगामा हुआ था। ये 1977 से ये परियोजना की शुरुआत हुई थी और 2017 में आकर ये पूरी होनी थी, लेकिन दीवार टूट जाने की वजह से उद्घाटन उसका टल गया। हालांकि बाद में फिर फरवरी 2018 में नीतीश कुमार ने उसका उद्घाटन भी किया। तो ये तमाम बातें जो हैं जिस पर लगातार विपक्ष हावी रहता है सरकार पर। हालांकि जहाँ तक बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर की बात करें, परियोजना की बात करें, तो उसमें जांच की कार्रवाई की गई थी, जिसमें पता चला कि एनटीपीसी कहलगांव ने एक अंडरपास बनाया था और वो अंडरपास मजबूती से नहीं बनने की वजह से वो बह गया था। खैर, बात आई गई होगी, लेकिन ये ताज़ा मामला जो गंडक नदी पर गोपालगंज के सिरे से जो अप्रोच बह गया है पानी में, वो वाकई गंभीर मामला है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पुल निर्माण निगम के एमडी को जांच करने के लिए कहा गया है, जबकि वो खुद बिहार पुल
निर्माण निगम ही इसकी देखरेख कर रहा था कि पुल ठीक बन रहा है कि नहीं, तो जांच किसी और को देनी चाहिए। अब एमडी की जांच रिपोर्ट क्या कहती है, उसके बाद राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। तो ये थे आज तक संवाददाता सुजीत झा, जो बिहार में पहली ही बारिश में बह गए पुल के बारे में जानकारी दे रहे थे। वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को एक दिलचस्प आंकड़ा जारी किया। इसके अनुसार भारत ने 18 वर्षों में पहली बार बीते महीने यानी कि जून में इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट दर्ज किया है, यानी हमने विदेशों से सामान कम खरीदा और बेचा ज्यादा। इसे फिर आत्मनिर्भर भारत पैकेज से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर क्या ये खबर सुकून देने वाली है, या फिर एक्सपोर्ट का ये आंकड़ा अर्थव्यवस्था के स्तर पर एक बुरे वक्त को दर्शाता है जिससे देश अभी गुजर रहा है? यही समझिए आर्थिक मामलों को बारीकी से समझने वाले इंडिया टुडे पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी से, जिनसे बात की आज तक रेडियो के प्रोड्यूसर ऋतुराज ने। दिलचस्प है, और कल जिस तरह से चर्चा हुई सोशल नेटवर्क्स के ऊपर पीआईबी की एक रिलीज की, और ये कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत की सफलता का संकेत है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये स्वाभाविक सवाल आएगा, कॉमन सेंस का सवाल आएगा कि पिछले 3 महीने से जब भारत में कोई कारोबार ही नहीं हो रहा है, इंपोर्ट्स फंसे हुए हैं बंदरगाहों के ऊपर, दुकानें बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, कुछ भी निर्यात नहीं हो रहा, तो ये सब सरप्लस कैसे हो गया और ये सरप्लस कैसे दिखाई दे रहा है, और ये कैसे इस सफलता का दावा कैसे किया जा रहा है। इसके लिए हमको जो भारत के विदेश व्यापार की जो पूरा ढांचा है ना, उसे आसानी से समझना होगा। जिस सरप्लस की बात कही जा रही है, जिस अतिरिक्त अधिशेष की बात कही जा रही है व्यापार घाटे में, दरअसल भारत का या किसी भी देश का व्यापार घाटा उसके आयात और निर्यात का अंतर होता है, जिसे हम मानते हैं कि वो सरप्लस है। जो आंकड़ा कल रिलीज किया गया उस हिसाब से पिछले महीने में, बीते महीने में जो आंकड़ा हमारे पास आया, उसमें भारत ने निर्यात में करीब 0.79 बिलियन डॉलर का के आसपास का सरप्लस शो किया, और आयात जो था वो करीब 19 बिलियन डॉलर घटा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह खबर बेहद और गंभीर चिंता का सबूत है। चिंता का सबूत इसलिए है कि भारत में कई महत्वपूर्ण चीजों का आयात होता है, और उन आयात के बिना भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। आयात हमें ये बताते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कितनी ग्रोथ है, कितनी डिमांड है। जैसे मोटे तौर पर आप ले लें, भारत के सबसे बड़े आयात क्या है? सबसे बड़ा आयात कच्चा तेल है, क्रूड है। क्रूड की डिमांड ही नहीं रही, गाड़ियां ही नहीं चली 3 महीने, तो क्रूड का आयात नहीं हुआ, इसलिए क्रूड के इंपोर्ट का बिल नीचे गिर गया। दूसरा बड़ा आयात भारत में सोना है, गोल्ड है। गोल्ड का आयात नहीं हुआ। WGC की रिपोर्ट आई कि भारत में तो लोग गोल्ड बेच रहे हैं गरीबी के कारण, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी है, लोगों ने निकालकर गोल्ड बाजार में बेचना शुरू कर दिया, उसका आयात नहीं हुआ। बहुत सारा सामान जो हम कच्चे माल के तौर पर या कंपोनेंट के तौर पर चीन से मंगाते थे, वो कोविड के प्रतिबंधों के कारण, चीन से निर्यात रुक जाने के कारण और अन्य सारी चीजों के कारण और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में तेज गिरावट के कारण, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में 2008 के बाद सबसे रिकॉर्ड गिरावट आई, ट्रेड में रिकॉर्ड गिरावट के कारण पूरी दुनिया का ट्रेड बैठ गया। तो हमारे पास आयात नहीं हुआ। ये बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर कितनी गहरी कमजोरी पिछले 3 महीने में रही है, और इसीलिए आर्थिक विकास दर 0 से 5%, 6% नीचे जाने के आकलन आए हैं। इस आंकड़े के हिसाब से जो भी आपको बढ़ोतरी दिखाई देती है वो नोशनल है, या वो केवल आंकड़ों के भीतर दिख रही है, क्योंकि ना तो भारत पिछले 3 महीनों में कुछ बड़ा उत्पादन कर पाया, ना कुछ खपत बढ़ा पाया, और ना कोई चीज निर्यात कर पाया। और अगर ये स्थिति बनी रहती है, ये जो ट्रेड सरप्लस हमें दिखाई देता है या भारत के आयात में कमी इसी तरह से जारी रहती है, तो इस मंदी के और गहरा और लंबे चलने का खतरा है। तो भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़ों पर चर्चा कर रहे थे इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी। तो दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक आप हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजें। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को और साउंड पर मेरे साथी कपिल देव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।